हेलो स्टूडेंट, आज हम नया वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। इस नए वीडियो का टॉपिक है क्लास 12th की आरोह बुक के चैप्टर से, जिसका नाम है कविता के बहाने। कविता के बहाने, ये जो कविता है इसके कवि हैं कुंवर नारायण। इन्होंने कविता को अलग अलग माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत किया है। यहाँ पर कविता की उन्होंने क्षमता, उसके सामर्थ्य को यहाँ पर बताया है कि कविता की कोई सीमा नहीं होती, वो कहीं भी किसी भी रूप मतलब कहीं उत्पन्न हो सकती है, कहीं भी जन्म ले सकती है। तो ये कविता, एक कविता के बहाने, ये जो कविता है इसमें चिड़िया के माध्यम से, फूलों के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से कविता को प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने यहाँ पर बताया है, कवि कुंवर नारायण ने इस कविता में कविता की व्यापकता को दर्शाया है। साथ ही चिड़िया की उड़ान, फूलों की मुस्कान, बच्चों की क्रीड़ा कविता के विषय है, प्रतिपाद विषय है। इनके माध्यम से उन्होंने अपनी कविता को व्यक्त किया है। परंतु यहाँ सबकी अपनी सीमाएँ हैं, यानी बच्चे की भी सीमा है, वो कहाँ कब तक खेलेगा। चिड़िया की उड़ान की भी सीमा है, वो कितनी ऊंचाई तक उड़ेगी। फूलों के खिलने कि वो कितने समय तक खिलते रहेंगे, इसकी भी सीमा है। लेकिन कविता की कोई सीमा नहीं है, वो निस्सीम है, सीमा रहित है। इसलिए कवि ने आगे यहाँ पर ये बताया है कि असीम संभावना, कविता में असीम संभावना है। जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होती है, वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। कविता के बहाने एक यात्रा है। ये किस प्रकार की यात्रा है? ये चिड़िया से लेकर, फूल से लेकर बच्चे तक की एक यात्रा है। तो चलिए हम अपना शुरू करते हैं वीडियो कविता के बहाने। कविता के बहाने में सबसे पहले कवि ने चिड़िया के माध्यम से बताया है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। जिस प्रकार चिड़िया उड़ान बढ़ती है, ऊंचे आकाश में उड़ती है, ऐसे ही कविता भी क्या है, एक उड़ान है। कैसी उड़ान है? चिड़िया के बहाने। अब चिड़िया के बहाने, चिड़िया की उड़ान से कविता की उड़ान बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। क्योंकि जो चिड़िया है वो एक सीमा तक ही आकाश में उड़ सकती है, एक ऊंचाई तक ही जा सकती है, उस ऊंचाई के बाद वो जाती नहीं है। लेकिन कविता की कोई सीमा नहीं है, वो कितनी भी ऊंचाई तक उड़ान भर सकती है। इसलिए आपने ये कहावत सुनी होगी कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, यानी जहाँ पर सूर्य की किरणें भी नहीं पहुँचती वहाँ पर कवि की कल्पना, कवि की जो कविता है वो पहुँच जाती है। इसलिए कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता क्या है? एक उड़ान है। किसके बहाने उड़ रही है? वो चिड़िया के बहाने उड़ रही है। लेकिन कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, लेकिन कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान से बिल्कुल भिन्न है। कैसे भिन्न? कि चिड़िया एक सीमा तक, एक ऊंचाई तक ही आकाश में उड़ती है, लेकिन कविता की कोई सीमा नहीं होती, वो अनंत आकाश में उड़ती रहती है। बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि बाहर भीतर, बाहर घर के और घर के भीतर, इस घर में उस घर में भावों के पंख लगा चिड़िया क्या, कविता क्या करती है? उड़ती रहती है। कविता कहीं भी जन्म लेती रहती है, कविता कहीं भी पहुंचती रहती है। तो वो कहते हैं सब घरों में कविता के भाव रूपी पंख लगाकर उड़ने का अर्थ चिड़िया भी जान नहीं सकती और ना समझ सकती है। वास्तव में कविता में कवि की असीम कल्पना के पंख लगे होते हैं। यानी कविता क्या होती है? कवि की असीम कल्पना, जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसी कल्पना होती है। कविता जब कवि रचता है तो अपनी कल्पनाओं में खो जाता है, उसकी कल्पनाओं की कोई सीमा नहीं रहती, और वही जो कल्पना है वो एक कविता के रूप में जन्म लेती है। तो इस घर उस घर, अंदर बाहर, सभी तरफ वो भावों के पंख लगाकर उड़ती रहती है। और ये बात चिड़िया भी समझ नहीं सकती, न उसे जान सकती है। तो कवि कहते हैं अतः कविता के पंखों की समता चिड़िया के पंखों से हम नहीं कर सकते। इसलिए चिड़िया क्या जाने, ये जो बोला गया ना, चिड़िया क्या जाने, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि चिड़िया कविता की भावनाओं को नहीं समझ सकती, चिड़िया कविता की बातों को नहीं समझ सकती, उसके भावों को नहीं जान सकती। तो यहाँ पर चिड़िया के माध्यम से उन्होंने, कवि ने अपनी कविता की व्यापकता की चर्चा यहाँ पर की है। आगे वो फूलों को विषय बनाते हैं, फूलों के माध्यम से बताते हैं कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। जैसे फूल खिलते हैं उपवन में, वाटिकाओं में, ऐसे कविता भी क्या है? कवि के हृदय में खिलती है, जन्म लेती है। कविता का खिलना भला फूल के जाने। अब फूल की भी एक सीमा होती है कि वो कब तक खिला रहेगा, एक समय बाद वो मुरझा जाएगा। लेकिन कविता जब खिलती है, विकसित होती है, तो वो मुरझाती नहीं है, वो अनंत काल तक क्या करती है? कवि के हृदय में खिली रहती है।
बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल के जाने। अब कविता कवि के हृदय में, हृदय के बाहर, सब कवि घर के अंदर, घर के बाहर, इधर उधर सभी दूर क्या करती है, महकती है और अपने महक से, अपने सुगंध से सभी को क्या करती है, आकर्षित करती है। तो बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए, बिना मुरझाए यानी कविता कभी भी मुरझाती नहीं है। तो ये सब, जबकि कविता एक बार विकसित होकर जीवन पाकर अमर और अविट हो जाती है। इसी वजह से कवि कहता है कि कविता के खिलने का मर्म फूल भी नहीं जान सकता। तो बिना मुरझाए महकने के माने फूल के जाने। तो कवि स्पष्ट करना चाहता है कि फूल जिनके खिलने में आनंद है, उत्साह है और जिनमें कोमलता और आकर्षण भी है, वे कविता की समता नहीं कर सकते, क्योंकि कविता अनंत जीवन एवं आनंद से युक्त होती है। वह फूलों की भांति एक बार खिलकर मुरझाती नहीं है, अपितु सदैव नए अर्थ ग्रहण करके विकासशील एवं जीवित बनी रहती है। इसलिए कविता का जो खिलना है वो फूल भी समझ नहीं सकते। तो यहाँ पर कवि ने ये बताया है कि एक बार कविता खिलती है, एक बार कविता विकसित होती है तो महकती रहती है, विकसित होती रहती है, खिलती रहती है, लेकिन वो फूल की भांति मुरझाती नहीं है। इसलिए कविता का खिलना फूल भी समझ नहीं सकता। तो ये थे हमारे दो टॉपिक, जिसमें चिड़िया के माध्यम से कवि ने कविता के अस्तित्व के बारे में बताया है, उसकी व्यापकता को बताया है, और यहाँ पर फूल के माध्यम से उन्होंने कविता की व्यापकता को बताया है। आगे हम देखते हैं कि उन्होंने बच्चे की क्रीड़ा के माध्यम से कविता की व्यापकता को बताया है। आगे कवि ने कविता की जो तुलना है बच्चे और बच्चों के खेल से की है। कवि कहता है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कविता भी बच्चों की तरह खेल खेलती है। जैसे बच्चे अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं, ऐसे कविता भी भावों की से, विचारों से, शब्दों से क्या करती है, खेल खेलती है। कवि बच्चों के जो खेल हैं वो नियमों से, विधियों से निषेध होते हैं। वे इन सब किसी भी नियम को न मानकर, उनके अनेक संभावनाएं होती हैं खेल में, उसमें अनेक प्रकार की ऊर्जा होती है, अपने भविष्य के अनेक प्रकार के सपने होते हैं। कभी वो डॉक्टर का खेल खेलते हैं, तो कभी वो चोर पुलिस का खेल खेलते हैं, तो कभी हाल पल भर में वो घर घर का खेल खेलने लगते हैं। इसी प्रकार कविता में भी रचनात्मक ऊर्जा है, उसके अर्थ के कई व्यापक मायने होते हैं, उसमें अनेक प्रकार के अर्थ की संभावनाएं होती हैं। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने। जिस प्रकार बच्चा भेदभाव से रहित होता है, वो भेदभाव नहीं मानता, वो सभी घरों को एक जैसा मानता है, वो अपने पराये का भेद नहीं रखता, वो सभी को एक जानता है। इसी प्रकार कविता भी क्या करती है, कविता भी सभी भेदभाव से परे होती है। कवि कविता के माध्यम से भावनाओं से सभी से जुड़ा रहता है, वो भेदभाव नहीं करता। सब घर एक कर देने के माने, बच्चे जैसे सभी घर एक कर देते हैं, उनके लिए कोई घर अपना कोई घर पराया नहीं होता, वो सभी घरों को अपना समझते हैं। इसी प्रकार कविता भी क्या होती है, किसी को अपना पराया नहीं समझती, वो सभी को अपना ही समझती है। तो यहाँ पर इस कविता के माध्यम से कवि कहता है कि कविता भी बच्चों की तरह है जो खेल खेलती है। कविता भावों से, विचारों से, शब्दों से खेल खेलती है। जिस प्रकार बच्चों के खेल की कोई सीमा नहीं होती, कोई स्थान नहीं होता, ऐसे ही जो कविता है उसका कोई सीमा, कोई स्थान नहीं है। उनके खेल सभी विधियों से, सभी नियमों से निषेध होते हैं, वैसे ही कविता भी होती है। बच्चों में भविष्य है, विकास की असीम संभावनाएं हैं, उत्साह है एवं क्षमता है। इसी तरह कविता में भी अर्थ की व्यापक संभावनाएं हैं, यानी कविता में अनेक अर्थ निकलते हैं। उसमें रचनात्मक ऊर्जा होती है। भेदों के बंधन से ऊपर उठकर सबको एक कर दे के मायने बच्चे जानते हैं, यानी बच्चे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। इसी प्रकार कविता भी जानती है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार बच्चे अपने पराये में भेद नहीं जानते वैसे और सभी घरों को अपना ही मानते हैं, उसी प्रकार कवि के लिए कविता का स्तर पर सारा संसार अपना है, यानी कवि भी कविता के माध्यम से सारे संसार को अपना ही मानता है। उसका उद्देश्य कविता द्वारा सार्थक एवं रचनात्मक विचार तथा संदेश जन जन तक पहुंचाना है। तो ये जो कविता है, कविता के बहाने, इसमें कवि ने कविता की व्यापकता का वर्णन किया है। सबसे पहले उसने चिड़िया के माध्यम से कविता की व्यापकता को बताया है, फिर उसने फूलों के खिलने के माध्यम से
कविता की व्यापकता को बताया है और अंत में बच्चे और बच्चों के खेल के माध्यम से कि जिस प्रकार बच्चों के खेल में अनंत संभावनाएं हैं, कोई स्थान नहीं है, कोई सीमा नहीं है, इसी प्रकार से कविता भी सीमा रहित है, ये बताया है। कविता भी भेदभाव से परे है, उसके संसार में किसी के लिए अपने पराये का कोई भेदभाव नहीं है। तो ये था हमारा वीडियो आज का कविता के बहाने। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जय हिंद।